हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये यूनिट चल रही थी और इसमें देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो क्या होता है, आपने देखिए यूनिट 1 में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पर होते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। आपको ध्यान दिला दूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यूनिट 1 में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर दो चार्जेस होते थे इक्वल मैग्नीट्यूड के, लेकिन अपोजिट साइन के, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ये मिड पॉइंट O और यहाँ से इसका सेपरेशन स्मॉल l, यहाँ से इसका सेपरेशन स्मॉल l। तो आप देखिए दोनों जो चार्जेस रखे हुए हैं उनका सेपरेशन 2l। तो इसका हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा करते थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते थे इसको। और आपको ध्यान होगा कि वेक्टर P की वैल्यू आती थी, या जो मैग्नीट्यूड था वो था P = आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस। और अगर वेक्टर फॉर्म की बात करते थे तो वेक्टर P = Q × 2l, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन होती थी वेक्टर P की, ये होती थी डायरेक्शन इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। और आपको ये भी याद होगा कि जो इसकी यूनिट थी, ये यूनिट थी इसकी कूलाम, इसकी मीटर, तो कूलाम × मीटर ये इसकी यूनिट हुआ करती थी। आपको याद होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूले थे दो पोजीशन में थे, एक एक्सियल पोजीशन में और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो ये सब बातें काम में आने वाली हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपने पढ़ा था। और इसके दो केस थे, इन एक्सियल पोजीशन और B था इन इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये -Q, ये +Q, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P मिड पॉइंट से यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस स्मॉल r। तो आपको याद होगा कि इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पर जो E एट एक्सियल पोजीशन हुआ करता था, फॉर्मूला था 1/4πε0 2p/r³। ये फॉर्मूला आया करता था। अगर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस चार्ज इज़ -Q, दिस इज़ +Q, और वेक्टर P की डायरेक्शन ये है, यह है वेक्टर P की डायरेक्शन। तो इक्वेटर पर r डिस्टेंस पर
अगर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो आपको याद होगा कि इक्वेटर की पोजीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला आता था E एट इक्वेटर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दी है बनाकर, ये डायरेक्शन आया करती थी। आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम लोग किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो उसके बारे में आपको याद दिलाऊं कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो शायद आपको याद होगा कि अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है, ये रखा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये -q, ये +q एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर p वेक्टर e की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। तो आपको ध्यान होगा कि इस पर फोर्स लग रहा है इधर, इस पर लग रहा है इधर, तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता था और टॉर्क का फॉर्मूला था टॉ = PE sin थीटा, ये फॉर्मूला था, या इन वेक्टर फॉर्म कि वेक्टर टॉ = वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये फॉर्मूला आपको ड्राइव कराया गया था। उसके बाद आपको ये भी पता है कि अगर हम बात करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो वो घूमकर ऐसे हो जाता है, यानी वेक्टर P और वेक्टर E एक ही डायरेक्शन में हो जाया करते हैं। ये इसकी पोजीशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो एंगल होता है बिटवीन P एंड E ये ज़ीरो होता है, लेकिन ये ज़ीरो होता है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। छोड़ेंगे फिर ऐसे आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे करके ले जाएंगे तो भी ये इक्विलिब्रियम में होगा, बिकॉज आप देखिए इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा ऐसे, नेगेटिव पर लगेगा ऐसे, नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो रुका रहेगा ये ऐसे, नेट फोर्स भी ज़ीरो, नेट टॉर्क भी ज़ीरो है। तो आप देखेंगे कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। तो ये भी जो पोजीशन है ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, क्योंकि जैसे आप इसे डिस्टर्ब करेंगे तो ये घूमकर फिर ऐसे, क्योंकि फोर्स लग रहे होंगे जिस डायरेक्शन में देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, फोर्स लग रहा है इस पर ऐसे, इस पर ऐसे, तो ये घूमकर फिर से स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी, आपको याद होगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E, इसके बारे में। तो इन स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा होता था ज़ीरो और इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा होता था 180 डिग्री। इस पोजीशन में जब थीटा ज़ीरो है या थीटा 180 है तो आपको पता होना चाहिए कि इन पोजीशन में नेट फोर्स भी ज़ीरो होता था और नेट टॉर्क भी ज़ीरो होता था। नेट फोर्स भी ज़ीरो और नेट टॉर्क भी ज़ीरो, तभी इक्विलिब्रियम की पोजीशन हुआ करती थी। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर अगर हम लोग थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक घुमा रहे हैं,
तो कितना वर्क करना पड़ता था। तो ये दो फॉर्मूले आपको बताएंगे हम अभी कि वर्क डन in rotating an electric dipole, work done in rotating electric dipole in external electric field। तो आपको याद होगा कि इसमें दो फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला आपको याद दिला दूँ कि θ1 एंगल से अगर θ2 एंगल तक आपको ले जाना है, θ1 एंगल से θ2 एंगल तक, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला था ये था PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये फॉर्मूला था। और अगर आपको उसमें फ्री छोड़कर फिर घुमाना थीटा एंगल से, यानी कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से थीटा एंगल तक घुमाना था, तो W सफिक्स थीटा फॉर्मूला था PE 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाले फार्मूले से निकल के आ जाता था। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि θ1 होगा स्टेबल में cos 0 लिख देंगे, एंगल 0 होगा, और ये थीटा हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा, और cos θ2 cos थीटा हो जाएगा। तो ये अगर आपने फ्री छोड़ दिया किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो घूमकर ऐसे हो जाएगा, और फिर आप उसे घुमाएंगे थीटा एंगल तक, तो θ1 0 और θ2 थीटा पुट करेंगे तो ये फार्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा। फिर आती है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद होगा दोनों चार्जेस को, इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस जो हमारे पास हैं या किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता था वही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी। फॉर्मूला था U सफिक्स थीटा इज इक्वल टू माइनस P डॉट E या माइनस PE कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अगर आपसे कहा जाए कि दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इन स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा कितना होता है 0, तो U 0 माइनस P cos 0 और cos 0 1, तो माइनस PE होगा। अगर आपसे कहा जाए इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो थीटा कितना होगा 180 और cos 180 माइनस 1, तो U 180 डिग्री इज इक्वल टू प्लस PE हो जाएगा। और तीसरा केस हमारे पास था कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो U 90 इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos 90 0 होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान होंगी। ये सब बातें यहाँ पर इसलिए बताई हैं मैंने क्योंकि जो बिहेवियर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, वैसे ही बिहेवियर किसी मैग्नेटिक डाइपोल का किसी
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता है। अब हम बात करते हैं कि जो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिए मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, यहाँ पर ये यूनिट 1 हो गई। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की। तो आप देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल की। मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम वेक्टर m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि या तो हम लिखें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, एक ही बात है। ये इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि अगर आपके पास कोई भी मैग्नेट है तो मैग्नेट में अगर ये एक मैग्नेट है तो इसमें ये पोल नॉर्थ पोल और ये पोल साउथ पोल ये होगा। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये -q और ये +q दो चार्जेस थे। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पर हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और ऐसे ही अगर हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल्स थे, और अगर हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं जिनका नेचर अपोजिट है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और वो बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पर अगर हैं तो इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसमें एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास ये मैग्नेट है तो अगर आप इसको, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर आप इसको तोड़ दें बीच में से तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग नहीं होंगे। जैसे आप तोड़ेंगे तो उसमें अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बन जाएगा, और यहाँ पर साउथ है तो यहाँ नॉर्थ बन जाएंगे, दो मैग्नेट बन जाएंगे। आपके पास जो दो पीसेस होंगे उसमें दोनों पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। अगर आप ऐसे ही तोड़ते जाएं, अगर उसको इवन पीस भी लेंगे अगर आप लोग, तो उसका जो एक पार्टिकल होगा उसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मैग्नेटिक दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या -q और +q को हम अलग नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक मोनोपोल यानी -q और +q इसका एग्जिस्टेंस हो सकता है, लेकिन जो मैग्नेटिक मोनोपोल होता है यानी कि एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या आइसोलेटेड साउथ पोल, इसका कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि मैं कहूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट एक ही बात है। डाइपोल तो वो ज़रूरी होगा, मोनोपोल नहीं हो सकता, इसलिए। ठीक है भाई, अब आती है बात, बिल्कुल आप देखिए कंपैरिजन करते चलेंगे यहाँ पर। जैसे आपने देखा कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पर हैं, तो ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही हमारे पास अगर एक मैग्नेट है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, आप देखिए एक मैग्नेट है, इसमें ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। जो नेगेटिव चार्ज होता है इक्विवेलेंट टू साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ पोल, क्योंकि डायरेक्शन पी की ये होती है, और यहाँ पर जो एम की डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन होती है वेक्टर एम की। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन जो होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये होती है। अगर कहीं पर दो अपोजिट नेचर के मैग्नेटिक पोल्स जिनकी पोल स्ट्रेंथ सेम है, अगर स्मॉल सेपरेशन पर हैं, स्मॉल सेपरेशन कितना होगा, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस भी L, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था बिल्कुल वैसे ही ये मैग्नेटिक डाइपोल है। यह है मैग्नेटिक डाइपोल, और इसमें जो होता था जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = Q × 2L, वैसे ही आप देखिए हम ये मानते हैं कि जो इनकी पोल स्ट्रेंथ है वो इक्वल मैग्नीट्यूड की है लेकिन अपोजिट नेचर की है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m हम मान रहे हैं तो जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, अगर दोनों पोल्स की जो पोल स्ट्रेंथ है वो इक्वल है, m के इक्वल है, स्मॉल m के इक्वल है,
तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट ये जो होगा ये होगा m इजिकल टू, जैसे यहाँ पर आधा चार्ज q तो वैसे यहाँ पर स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई 2l, ये होगा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट के बारे में बात करेंगे भी, देखिए बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे पहचानेंगे आप लोग, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर रखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम लोग किसी भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैग्नेटिक सिस्टम को रखेंगे और वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है। जैसे कोई मैग्नेट है, कोई भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो वो भी बिहेव करती है एक मैग्नेट की तरह से, या कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, कोई करंट कैरिंग लूप है, तो वो सब एग्जाम्पल हैं मैग्नेटिक डाइपोल के। आप देखिए, आप सोचेंगे करंट कैरिंग लूप कैसे हो सकता है, तो आप देखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं करंट कैरिंग लूप की, यह है करंट कैरिंग लूप। सिंगल टर्न है। मान ली यहाँ से आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो करंट है वो आ रही है बाहर, ये करंट आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है करंट आई, और यहाँ से ये करंट जा रही है और ये जा रही है अंदर की तरफ करंट, ठीक है ना, ये है करंट आई। तो अगर इस तरह से, तो मैंने आप लोगों को राइट हैंड कर्ल रूल बताया था। राइट हैंड कर्ल रूल के बारे में जो मैंने बताया था उसको दोबारा समझ लीजिए कि अगर हम अपने राइट हैंड को लेकर फिंगर्स को कर्ल कर लें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी ये होगी m की डायरेक्शन, ये होगा वेक्टर m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होगा, ठीक है भाई। आप देखो कि अगर मैं यहाँ से देखूँगा, अगर ये करंट फ्लो हो रही है, ये है लूप, इमेजिनेशन की ज़रूरत है। अगर हम लोग देखेंगे कि लूप यहाँ पर है, ये ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है मेरी तरफ से, अगर आप देखें ये ठीक है ना, ये करंट फ्लो हो रही है, तो करंट जो फ्लो हो रही है वो हो रही है क्लॉकवाइज। और अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, यहाँ पर से आप देख रहे हैं कि जो करंट है यहाँ से अगर आप देख रहे हैं इस व्यू को, और करंट जो है अगर वो क्लॉकवाइज है, अगर करंट ये फ्लो हो रही है, तो आप देखेंगे ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, ये बिहेव करता है साउथ पोल की तरह, ठीक है भाई, ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। और उसी लूप को आप जब देखेंगे इधर से सामने से, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही होगी, इधर से आप देखेंगे तो जो फ्लो हो रही होगी ये फ्लो हो रही होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो बिहेव करता है ये करता है नॉर्थ पोल की तरह। तो आप देखिए कि एक ही लूप में एक तरफ से आप देखोगे तो करंट जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी, तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। दूसरी तरफ से आप देखोगे तो उसी करंट लूप में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो फ्लो हो रही होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और आप जानते हैं कि साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुआ करती है। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल हो, कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, कोई भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो, कोई मैग्नेट हो, तो ये सब एग्जाम्पल हैं मैग्नेटिक डाइपोल के। आप देखिए कि आप लोग जिस तरह से मैंने अभी ये फॉर्मूला लिखा है, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लगता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, टाउ इक्वल टू P sin थीटा। तो वैसा मैंने आपको ध्यान होगा कि मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था कि अगर हम लोग कोई भी करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, और टॉर्क का फॉर्मूला आया था टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। अगर इसको कंपेयर करें इस वाले फॉर्मूले से, टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा से, कंपेयरिंग विद
कंपेयरिंग विद टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो आप देखिए जहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है वहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है, जहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ पर लिखा है P, जहाँ लिखा है ये P वहाँ पर लिखा है NIA। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है NIA। तो आप लिखेंगे कि फॉर ए करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा NIA, ये होगा, जहाँ पर N है नंबर ऑफ टर्न्स, I है इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ, A इसका एरिया। तो इस तरह से हम इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यूनिट भी निकल के आएगी। आप देख रहे हैं कि N तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I होती है एम्पियर और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो जो इसकी यूनिट होगी वो होगी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। बहुत ही ध्यान समझिएगा कि इस तरह से हम इसकी यूनिट, यहाँ से यूनिट निकल के नहीं आएगी, यूनिट निकल के आएगी M इजिकल टू NIA से। इसकी यूनिट एम्पियर, इसकी मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है भाई। जब ये निकाली हम लोगों ने तो हम लोग यहाँ से पोल स्ट्रेंथ जो था स्मॉल m, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। आप देखिए यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ अगर कभी पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m। आपके पास फॉर्मूला है, वी हैव कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। यहाँ से निकालिए पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन 2L। तो यूनिट ऑफ m निकालेंगे यहाँ से, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m। तो आप देखिए इसकी कितनी होती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई 2L है डिस्टेंस, ये होगी मीटर, इससे कैंसिल, तो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, ये पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकल के आती है। ठीक है भाई, ये निकल के आती है। आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि हमने किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को, यानी किसी मैग्नेट को, किसी करंट कैरिंग लूप को, किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जिस तरह से टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर होता था टॉर्क P साइन थीटा, यहाँ होता है टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। जहाँ लिखा था NIA वहाँ पुट करिए M, तो MB साइन थीटा। और आप जानते हैं MB साइन थीटा मतलब ये होगा इन द वेक्टर फॉर्म, जिस तरह से वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस E था, बिल्कुल वैसे ही इस केस में हो जाएगा वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। तो आप लिखेंगे जो अगला फॉर्मूला, बिल्कुल कंपैरिजन से करना। देखिए आप लोग, और कंपैरिजन से अगर आप लोग करेंगे, अगर आपको यूनिट 1 के फॉर्मूले याद हैं तो इस चैप्टर के इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कि टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल in uniform magnetic field. तो आपके फॉर्मूला था फ्रॉम टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा एंड M इज इक्वल टू NIA
वी हैव, इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो इसकी जगह एम पुट कर देंगे। वी हैव टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये टॉर्क लगता है, इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल यानी कोई मैग्नेट, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल, कोई करंट कैरिंग लूप, कोई करंट कैरिंग सोलोनाइड। यहाँ पर जो थीटा है इज द डायरेक्शन बिटवीन वेक्टर एम एंड वेक्टर बी। आप कहेंगे मैग्नेट का एम कैसे निकालेंगे, तो साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन जो है ये एम की डायरेक्शन होगी। आपसे कहा जाए करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग सोलोनाइड में एम की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये राइट हैंड कर्व रूल, इससे ये जो थंब की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन एम की होगी। तो वेक्टर एम और वेक्टर बी के जो भी एंगल होगा उसको यहाँ पर पुट करेंगे टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा में, तो हम लोग निकाल सकते हैं कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है भाई, यहाँ से निकल आएगा। उसके बाद ये थ्योरी बिल्कुल वैसे ही कि आप देखिए कि किस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, किस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसमें आपने रखा एक मैग्नेट, ये रखा एक मैग्नेट, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये डायरेक्शन है एम की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है एम की डायरेक्शन, और ये जो एंगल बना ये एंगल है थीटा। ओके, अब अगर मैंने इसको रख दिया ऐसे ले जाके, अगर ऐसे रख दिया, देखिए ये रख दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की गई होगी कैसे की गई होगी कि एक एक्सटर्नल हॉर्सशू मैग्नेट रखा होगा आप लोगों ने, ये रखा हुआ हॉर्सशू मैग्नेट। इस जो ब्लू लाइन से आपको नज़र आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए ये होगा नॉर्थ पोल हॉर्सशू मैग्नेट का, ये होगा साउथ पोल। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन पोल पीसेस ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट ये यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया होगा। अब अगर आप लोग इसको रखेंगे ऐसे तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन जब ये ऐसे रख देंगे तो आप देखिए जो नॉर्थ पोल है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ पोल को साउथ पोल इधर अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा, और नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। इसलिए ये पोजीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। जब घुमा कर रख देंगे ऐसे, जब नॉर्थ पोल ये आ जाएगा तो नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करेगा और साउथ को साउथ करेगा। तो आप देखिए एंगल बनना है वेक्टर एम, ये एंगल बना वेक्टर बी, ये वेक्टर एम, ये एंगल बना 180 डिग्री का। तो ये जो पोजीशन है ये अब इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। लेकिन जैसे ही आप इसको डिस्टर्ब करेंगे अपनी पोजीशन से तो ये घूमकर ऐसे हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन आएगी थीटा 180 डिग्री के लिए, ये पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। तो वही बात, यही बात देखिए कि एंगल बिटवीन वेक्टर एम एंड वेक्टर बी, इसकी बात कर रहे हैं। पहला केस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम तो थीटा जो होगा वो ज़ीरो होगा, और इस केस में नेट फोर्स भी ज़ीरो होगा और नेट टॉर्क भी ज़ीरो होगा। और आप देखिए मैंने बताया था अभी आपको कि फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा, ये होगा, इसमें नेट फोर्स भी ज़ीरो होगा एंड नेट टॉर्क भी ज़ीरो होगा। ये मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद फिर वही बात कि अगर जैसे किया था हम लोगों ने यूनिट 1 में, बिल्कुल वैसे ही कि अब ये रखा हुआ थीटा एंगल पर, टॉर्क लग रहा है टॉ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर आप इसको बहुत ज़रा से एंगल डी थीटा से रोटेट करते हैं तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा, यानी एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा होगा। अगर आप थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बिटवीन थीटा 1 टू थीटा 2, तो फॉर्मूला निकल के आएगा
W इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये निकल के आएगा। और अगर आपने इसको छोड़ दिया ऐसे ही तो ये घूमकर ऐसे हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल से घुमाने के लिए जो वर्क डन होगा उसके लिए थीटा 1 0 पुट कर देंगे, थीटा 2 थीटा पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला आएगा W थीटा इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल यही फॉर्मूला। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं बाकी फॉर्मूलों को फॉर्म करने में। तो आप लिखेंगे कि वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वही दो केस जो मैंने अभी लिए थे। पहला केस ये कि अगर आपको थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करना है तो जो वर्क डन होगा ये होगा P की जगह M, E की जगह B यानी एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और B अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल तक घुमाना है तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा थीटा एंगल से रोटेट करने के लिए ये होगा एम बी कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ऐसे ही आर्टिकल था। आप लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर हम लोग इनफाइनाइट से किसी मैग्नेटिक डाइपोल को लेके आते हैं इनफाइनाइट से ऐसे और रख दिया लाके ऐसे, जितना वर्क करना पड़ेगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप देखिए मेरे पास जो मैग्नेट है ये है मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, इसमें वेक्टर m परपेंडिकुलर है वेक्टर b के। जब मैं ऐसे लेके आऊँगा तो नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगा ऐसे, साउथ पोल लगेगा ऐसे, तो नेट फोर्स 0, नो फोर्स यहाँ तक लाने में। जब फोर्स 0 तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो वर्क डन 0, यहाँ तक लाने में वर्क डन 0। तो U90 कितना 0 और फिर 90 से थीटा तक घुमाया। जब 90 से थीटा तक घुमाया तो जो वर्क डन है cos 90 माइनस cos थीटा, cos 90 0, तो 0 माइनस cos थीटा यानी माइनस cos थीटा, तो माइनस एम बी cos थीटा। ये आई पोटेंशियल एनर्जी अगर थीटा एंगल है तब। इसका मतलब कि जो फॉर्मूला था बिल्कुल देखिए ऐसे ही, u सफिक्स थीटा इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा या माइनस एम डॉट बी। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैग्नेटिक डाइपोल की ये होगी u सफिक्स थीटा इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी या माइनस एम बी कॉस थीटा, ये होगी। फिर उसके बाद पहले केस में कि इन स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब थीटा होता है 0 तो u0 इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस एम बी, ये हो जाएगा। सेकेंड केस में इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो आप जानते हैं अनस्टेबल में थीटा जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो u 180 माइनस
माइनस एम बी कॉस 180 यू 180 माइनस एम बी कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा प्लस एम बी। और तीसरे केस में कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 पर आपने देखा ही था कि नो वर्क डन, और आप फॉर्मूले देखिए माइनस एम बी कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो यू 90 इज इक्वल टू ज़ीरो ये होता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप लोगों ने किसी भी मैग्नेट को या किसी भी मैग्नेट डाइपोल को अगर आप लोगों ने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन तक रोटेट किया, वर्क डन, तो आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस है। इसका मतलब कि ये किया तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यानी कि यू 180 माइनस यू 0, तो यू 180 यानी प्लस एम बी और माइनस 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 प्लस तो प्लस एम बी, तो ट्वाइस एम बी, इतना वर्क डन होगा। अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी होगा एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 180, 1 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 ट्वाइस एम बी। ये फॉर्मूला चाहे फॉर्मूले से करें, इस वाले फॉर्मूले से करें, चाहे पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट से करें, तो इक्वल निकल के आता है। इसके बाद आता है कि जिस तरह से हमारे पास अगर कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होता है तो अपने आसपास वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है, बिल्कुल वैसे ही कहीं पर कोई डाइपोल रखा होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाया करता है। हमारे पास अगर कोई मैग्नेट है या मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसकी एक्सियल पोजीशन में और उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप जानते हैं कि अगर एक मैग्नेट रखा होगा, देखिए अगर ये रखा है एक मैग्नेट, ये रखा है एक मैग्नेट, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो आप जानते हैं नॉर्थ पोल से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ में एंटर करेगी, फिर साउथ टू नॉर्थ। ये क्लोज कर्व, क्लोज लूप फॉर्म करते हैं इस तरह से। ये तो दो पोजीशन होती हैं, एक तो देखिए इस वेक्टर m किस तरफ होगा, वेक्टर m इस तरफ होगा, ये इसका वेक्टर m होगा। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्सियल पोजीशन में ये है, ये होगी बी एक्सियल, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्सियल पोजीशन में ये होगी, और इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी है, ये। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये होगी डायरेक्शन इसकी, ये होगी बी एट इक्वेटर, ये डायरेक्शन होगी। तो किसी भी मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल पोजीशन में या इक्वेटोरियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो निकालना चाहते हैं हम लोग, केवल फॉर्मूले की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल दो केस हैं, इन एक्सियल पोजीशन और एट इक्वेटर। ये दो बातें हैं हमारे पास। अगर ये है मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो वेक्टर m की डायरेक्शन ये होगी, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर, यहाँ पर अगर आपको निकालना है कि b एक्सियल कितना होगा। और ऐसे ही अगर हमारे पास ये है एक मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये मिड पॉइंट है, और m की डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ये है। और आप देखिए कि इक्वेटर पर
ये पॉइंट है, यहाँ पर निकालना है। अगर आपको कि बी एट इक्वेटर कितना होगा तो हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। आप देखिए कि जो कांस्टेंट था, यहाँ पर जो कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कांस्टेंट होता है μ0/4 पाई, तो यहाँ पर कांस्टेंट होगा μ0/4 पाई, यहाँ होगा μ0/4 पाई। यहाँ था 2p/r³, यहाँ पर होगा 2m/r³, और यहाँ पर था p/r³, तो यहाँ पर होगा m/r³। तो आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने बताए हैं आप लोगों को मैग्नेटिज्म में। इन सारे फॉर्मूलों को आप ठीक से समझिएगा, सही से याद कीजिएगा। कंपैरिजन करके अगर याद कर लेंगे तो और इजीली याद हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।